नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 11 समरूपता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समरूपता के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको इस समरूपता के बारे में बताता हूँ। अब समरूपता क्या होती है, आकृतियाँ कौन सी समरूप होती है, तो वह आकृतियाँ समरूप होती है जो क्या होती है, एक दूसरे में दिखने में समान हो, उनका आकार समान हो। क्या उनका आकृतियाँ समान कब होगी, उनका आकार तो अलग अलग हो सकता है लेकिन वो दिखने में आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं आपको दो सरल रेखाएं दे दूं, ये दोनों रेखाएं दिखने में आपको समान है, क्या है, दिखने में समान है, आकार अलग अलग है इनका, ये इतनी सी है, इससे बड़ी है, आकार समान, आकार आकृति अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में समरूप हो जाएगी। दिखने में समान है कि ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, लेकिन इसकी आकृति छोटी सी क्या है, बड़ी है। आकृति भिन्न भिन्न है, आकृति भिन्न भिन्न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका आकार समान होना चाहिए, प्रकार समान होना चाहिए। आकृति भिन्न भिन्न है लेकिन रूप समान, उनका समान रूप की है, तो वे दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समरूप। तो रेखाखंड आपस में वैसे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन आप याद रखना कि रेखाखंड आपस में समरूप तो होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम कब होंगे, आपको कह देगी दो रेखाएं ये समरूप है, बताओ ये सर्वांग सम है क्या, तो ये सर्वांग सम कब होगी, जब इनकी लंबाई समान हो। रेखाखंड की लंबाई यदि आपको समान दे दी जाए तब ये आपस में क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि दो रेखाखंड आपस में समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम कब होंगे, जब इनकी लंबाई समान दे दी है। ऐसे ही दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते। क्यों, क्योंकि वृत्तों की क्या होती है, त्रिज्याएं अलग अलग होती है। यदि उनकी त्रिज्याएं समान है, क्या समान है, त्रिज्याएं समान है, तो दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप। तो ध्यान रखना है कि दो वृत्त हमेशा के लिए समरूप होते हैं, उनको समरूप सिद्ध नहीं करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है तो आपस में क्या होंगे, वो सर्वांग सम होंगे, अन्यथा हमेशा के लिए ही समरूप होंगे। अब यह ध्यान रखना है कि कोई भी दो आकृतियां समरूप है, कोई भी दो आकृतियां समरूप है लेकिन वे सर्वांग सम नहीं हो सकती। समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती लेकिन सर्वांग सम आकृति क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। अब देखो समबाहु त्रिभुज, दूसरा नाम लेता हूं मैं समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। क्यों, क्योंकि इसकी भुजाएं तीनों बराबर है, इसकी तीनों भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके प्रत्येक कोण समान है 60-60 के, इसके प्रत्येक कोण भी 60-60 के, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हमेशा आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक तो मैंने वर्ग कब रहेगा, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और एक आकृतीय वर्ग भी आपस में समरूप होते हैं। ये तीनों आकृतियां समरूप होती है, इनको कभी भी समरूप सिद्ध नहीं करना पड़ता है। ये तीन आकृतियां यदि आपको कहीं मिल जाए क्वेश्चन में तो आप उसको बिना कोई समरूपता के नियम से सीधा ही कर सकते हो कि वृत्त और समबाहु त्रिभुज और वर्ग तीनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप आकृतियां कौन सी होती है, उसके लिए देखना है। समरूप कब होगी, पहला संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, जब भी आकृतियों के संगत कोण बराबर है। दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण बराबर, तो दोनों आकृतियां आपस में क्या होगी, समरूप होगी, अन्यथा समरूप नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आकृतियां कब समरूप होगी, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। तो ये तो नॉर्मल जानकारी थी समरूप की, समरूप क्या होते हैं। तो आपको जानना है कि वर्ग, समबाहु त्रिभुज और वर्ग आपस में हमेशा के लिए समरूप होते हैं। और समरूपता कब होते हैं, त्रिभुजों में या किसी आकृतियों में कि उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब हम इस प्रश्नावली की जो आप इंपोर्टेंट पर में लेते हो थेल्स पर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है थेल्स पर में।
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं बीपीटी थ्योरम, कहते हैं बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो आधारभूत प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को, जो शेष दो भुजाएं होगी उन शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या स्टेटमेंट क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का क्या है, स्टेटमेंट हो गया, आपको याद भी होना चाहिए। अब इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ, आपको इस लाइन से दिया हुआ लिखना है किसी त्रिभुज की, तो हमने चित्र बना लिया और ले लिया किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज में ले लिया ए बी सी, कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC के समांतर कोई रेखा खींची गई है डी, की भुजा BC के समांतर DE खींची गई है, कि मतलब कहने का मतलब है कि BC समांतर है DE के। सिर्फ क्या करना आपको, तो आप लिखोगे कि सिद्ध करना है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। शेष दो भुजाएं कौन सी बच गई, BC हो गई ना, शेष दो भुजाएं AB और AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बट्टा BD बराबर बताना आपको AE बट्टा EC, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो अब हम इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट रचना। रचना ये क्या करेंगे हम, इस शीर्ष A से समूह भुजा पर लंब डाल दिया, जिसे हमने F हटा दिया F, और E से समूह भुजा पर लंब डाल दिया हमने G। हम ये लिखेंगे रचना में DF लंबवत AE व EG लंबवत AD खींचे, तथा जो B है B को E से मिलाना है और C को D से, B को E व C को D से मिलाया, D से मिलाया, इसको इस वजह से, इसको इस वजह से मिलाना। तो ये तो इस प्रकार हमारी रचना हुई। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC है जिसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है। तो आपको सिद्ध करना है कि शेष दो भुजाएं एक तो AB रहेगी एक AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात मिल गया AD बट्टा BD AE बट्टा EC। अब आपको सिद्ध करना है, हमने लिख दिया कि ये इस पर लंब खींचा और इस पर भी ये लंबवत खींचा, लंबवत का आप यहाँ साइन बना लो, यहाँ पर भी इस लंबवत खींचो, और ये आपको सिद्ध करना है AD बट्टा BD। तो अब हम लेके इसको चलेंगे उपपत्ति का पद। तो उपपत्ति के अंदर आप देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दिया हुआ में AD, तो AD किस त्रिभुज में है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जो हमें भुजा देगी है AD, तो AD कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ADE में, तो ADE का क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अभी हमने इसमें लंब खींचे थे, लंब खींचने से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1/2, आधार तो देखो आपका क्या है ए डी, और ऊंचाई ये लंबवत हो जाएगी ई जी। समीकरण 1। इसी प्रकार देखो बटा में क्या है बी डी, तो बी डी निकालने के लिए देखो बी डी कौन त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्र क्या होगा 1/2, आधार क्या लोगे इसमें बी डी। अब यह जानना नोट करने की चीज है कि ये बी डी ई ये त्रिभुज है। अब आप क्या होगे इसकी ऊंचाई, तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंबवत। किसी भी आकृति की आपको ऊंचाई मापनी है तो ऊंचाई के लिए हमेशा लंबवत देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है, अब मेरे को इसकी ऊंचाई नापनी है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई लंबवत होगी। क्या होगी ये लंबवत पहाड़ की तरफ होगी ऊंचाई। तो इसलिए इस त्रिभुज की ऊंचाई मापनी है बी डी ई की दृष्टि लंबवत क्या होगी, ई जी। क्या होगी, ई जी, इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। अब देखो दिया हुआ आपको ए डी बटा बी डी है, तो आप लिख लो समीकरण 1 बाद समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या है देखो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब बात देंगे तो 1/2 से गुणा बढ़ जाएगा, ईजी सीजी कर जाएगा। क्या बचा हमारे पास यहाँ ए डी बट्टा बी डी, इसको आप ब्रैकेट में ले लो और लिख लो समीकरण 3। तो इस प्रकार ये तो आ गई। अब इधर वाला देखना है, तो इधर वाला देखने के लिए आप लिखोगे ए ई। तो ए ई कौन से त्रिभुज में, तो आप नोट करोगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो अब की बार आधार क्या लेना आपको ए ई, क्योंकि सिद्ध करना ए ही चाहिए ना, तो आप लिखोगे आधार लोगे ए ई, और ऊंचाई आपने क्या ली है, ऊंचाई क्या ली डी एफ। ऊंचाई क्या होती है लंबवत डी एफ। समीकरण 4। ऐसे आपको क्या निकालना है, देखो इसके ई सी, ए ले लिया हमने। अब ई सी कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार क्या होगा इसका सी ई, यानी को ई सी, कुछ लिख सकते हो ई सी। और ऊंचाई वही वापस बात आ रही है कि ये भी त्रिभुज है ए सी डी ई, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी लंबवत होगी। तो बार लेंगे, क्या लेंगे डी एफ। समीकरण 6। अब इन दोनों को बटा लगाना में, तो हम लिखेंगे समीकरण 4 भाग 5। समीकरण 4 भाग 5, तो 4 भाग 5 को क्या रहेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। 1/2 से गुणा बढ़ जाएगा, डी एफ से डी एफ बढ़ जाएगा, ए ई बट्टा ई सी। ये आपके पास हो जाएगा समीकरण 6। क्या जाएगा समीकरण 6। अब देखो समीकरण 3 और 6 के अंदर ए डी का क्षेत्रफल इधर लिखा हुआ है, ए डी का क्षेत्रफल बट्टा क्या लिखा हुआ है बी डी ई, और इसमें ई सी डी। हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए देखो इसका अंश और इसका अंश को बराबर ऑलरेडी। इसके हर में क्या है, त्रिभुज बी सी बी डी, और इसमें क्या है त्रिभुज ई सी डी। ये दोनों बराबर नहीं, तो हम देखेंगे इस चित्र के अंदर बी डी ई और ई सी डी दोनों त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज डी दोनों त्रिभुज ए की आधार, दोनों त्रिभुजों का ए की आधार है, ए की आधार बी व ए की समांतर रेखाओं, ए की समांतर रेखाओं बी सी समांतर डी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। अतः 9th क्लास में हमने पढ़ा था प्रमेय अनुसार, 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो त्रिभुज ए की आधार और ए की समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है
जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य, इनका आधार एक है, समांतर कहेंगे, तो जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार एक है, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य। तो इसके इस वजह से क्या हो गया, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या हो गया, बराबर। अतः समीकरण 3 बराबर है समीकरण 6। समीकरण 3 और 6 क्या हो गए, बराबर। तो समीकरण 3 के अंदर क्या है, ए डी बट्टा बी डी, और इसके अंदर क्या है, ए ई बट्टा ई सी। तो इस प्रकार ये हमारा थेल्स फॉर्मेशन होता है, इसे दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके दो नाम से जानते हैं, परीक्षा में थेल्स फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं आधार समानुपाती फॉर्मूला लिखो, और या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस स्टेटमेंट से भी आपको सरल किया जा सकता है। तो आप कुछ भी आए, तीनों आपको याद रखना है, स्टेटमेंट भी आपको याद होना जरूरी है कि क्या ये त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। नाम क्या है, थेल्स प्रमेय, डीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपाती की फॉर्मूला। इस प्रश्न आप इससे बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, हो सकता है आपके कोई प्रमेय या बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे इस थेल्स प्रमेय का विलोम। इस थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय, ये तो हमने थेल्स में पढ़ा है, तो इसका विलोम प्रमेय पढ़ा हमने। तो अब हम पढ़ेंगे इसका विलोम प्रमेय। तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। इसका विलोम प्रमेय पढ़ा आपने। अब इसका विलोम प्रमेय क्या है, वो स्टेटमेंट लिखाता हूं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करती है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए वह रेखा शेष बची रेखा के समांतर होगी। शेष बची तीसरी रेखा के, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का उल्टा है, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय का विलोम बोला जाता है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि दो भुजाओं को समान अनुपात में करती है। जैसे ये त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ए बी सी, और ये कोई रेखा है डी, क्या है, डी, ये इसको दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आप दिया हुआ के अंदर लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा एपी, भुजा एपी में एसी को समान अनुपात विभाजित कर दी, समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये आपको दिया हुआ है।
अब सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है आपको कि भुजा ए डी समांतर होगी बीसी के। ये कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए रेखा शेष बची तीसरी रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। ये सिद्ध करना आपको। तो आपका पहला पॉइंट होगा रचना। रचना पॉइंट में क्या करोगे आप, रचना के लिखोगे ये जो बिंदु डी है, इस डी बिंदु से होते हुए आपको एक कोई रेखा ले लेनी है एफ, क्या लेनी है एफ। आप लिखोगे कि डी एफ समांतर बीसी रेखा खींची। ये रेखा कितनी है, तो क्या होगी, समांतर होगी। ये आपने एक रचना लिख ली और लिख दिया ये इसे क्या है, समांतर, यहाँ लिखा हुआ है एफ। अब उपपत्ति, उपपत्ति में लिखोगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय बीपीटी थ्योरम से। थेल्स प्रमेय से क्या हो गया कि ये भुजा इसके समांतर है। थेल्स प्रमेय से डीएफ समांतर है, डीएफ समांतर किसके हैं, बीसी के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसके समांतर, तभी मैंने प्रमेय पढ़ाया था कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो शेष अनुपात बराबर होंगे, शेष भुजाओं के। तो एडी बटा बीडी बराबर होगा एएफ बटा एफसी, समीकरण 1। ये चीज मैंने कहां से लिखी है, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि मैंने अभी आपको थेल्स प्रमेय बताया था कि ये इसके समांतर है, तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो आपने लिख दिया कि एडी बटा बीडी बराबर एएफ बटा एफसी। अब आप ये लिखोगे दिया गया है, आपको नोट दिया गया क्या आपको, तो आपको दिया गया है कि ये इसको समान अनुपात विभाजित करके क्या दिया है कि एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी, समीकरण 2। आप यह नोट करोगे समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर दिख रहे हैं, क्यों, इसकी लेफ्ट साइड एडीबीडी, इसकी लेफ्ट साइड भी एडीबीडी बराबर है समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2। जब दोनों समीकरण आपस में बराबर है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 में क्या देखो एएफ बटा एफसी और इसमें एई बटा ईसी, एएफ बटा एफसी, एएफ बटा एफसी, इसमें एई बटा ईसी। तो ये चीज बराबर आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसको पूरी को बराबर लाने के लिए हम दोनों पक्षों में से एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने से क्या होगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे, क्यों हमें पता है कि हम समान यूक्लिड ने कहा समान राशि जोड़ने या समान राशि घटाने या समान राशि गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इधर भी एक जोड़ दिया एएफ अपॉन एफसी प्लस 1 एईसी प्लस 1। तो यहाँ इसका लेसे पे आ गया एफसी, तो क्या आ गया एएफ प्लस एफसी। यहाँ इसका लेसे आ गया ईसी, तो लिखेंगे एई प्लस ईसी। यहाँ देखो एएफ और एफसी को आप डायग्राम के अंदर जोड़ देंगे, एएफ और एफसी, इसको आप डायग्राम में जोड़ रहे हो तो देखो क्या बन रहा है, एएफ और एफसी क्या बन रहा है, एसी बटा एफसी। इसी प्रकार एई और ईसी को डायग्राम जोड़ क्या बन जाएगा, एसी बटा ईसी। अब आप देखो इनको वज गुणा करोगे तो एसी गुणा ईसी और इधर जाएगा एसी गुणा एफसी, एसी आउट हो जाएगा, कर जाएगा, तो ईसी बराबर एफसी। कहने का मतलब क्या हो गया, ईसीए और एफसी बराबर है। ये यहां से यहां तक पूरी दूरी क्या है, बराबर है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ईसी का ईसी, एफसी, एफसी के देखो दो पार्ट है। क्या पार्ट है एफसी के, एफसी के पार्ट है ईसी प्लस ईएफ। तो आप एफसी के लिए लिखोगे ईसी प्लस ईएफ। अब देखो ईसी सी कट रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ईपी बराबर 0, मतलब ये कुछ आ नहीं रहा है, बराबर 0 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 0 सेंटीमीटर यहाँ इसका ये क्या हो गया, मान 0 हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, अतः क्या सिद्ध होगा, अतः सिद्ध होगा कि ये और ये चीज क्या है, बराबर है। अतः ई व एफ दोनों बिंदु संपाती है। संपाती मतलब दोनों बिंदु एक ही है। इसको ई और एफ अलग नाम दिया, बट एक है। क्यों,
क्योंकि इनका गैप ये आ रहा है, ईएफ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ईएफ 0 आ रहा है इसका क्या है, ये 0 है, मतलब ये सेंटीमीटर 0 है, इसका मतलब क्या है, ये ई और एफ दोनों एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात दोनों समपाती है। तो समपाती हो गए तो क्या हो गए, दोनों समान हो गए, तो सिद्ध होता है कि डीएफ व डी दोनों समपाती रेखाएं, दोनों समपाती रेखाएं हैं। अब समपाती रेखाएं तो अभी आपने रचना में लिखा था कि ये इसके समांतर है, क्या आपने लिखा था कि डीएफ समांतर है बीसी, किसके, डीएफ समांतर किसके हैं, बीसी के, तो डी समांतर बीसी होगा, क्योंकि दोनों एक रेखाएं हैं, तो यदि डीएफ बीसी के समांतर है तो बीई भी क्या होगी, बीसी के समांतर होगी। तो इस प्रकार इस प्रमेय से ये चीज सिद्ध होती है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा हो तो वे तीसरी भुजा के भी क्या होगी, समांतरी होगी। ये इसको समान भागों मान रहा है तो तीसरी भुजा के भी क्या होगी, ये समांतर होगी। ये इस प्रकार आपका थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय सिद्ध होता है। तो इस क्लास में हमने दो प्रमेय पढ़े थे, एक तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और उसका दूसरा विलोम प्रमेय। तो इन दोनों प्रमेय को आप वापस कर लेना और इनसे संबंधित क्वेश्चन हम अब अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो उस क्लास के अंदर हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है 11.2 के वो पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।